आधे टाइम हम यही सोचते रहते हैं कि इंग्लिश को हम पढ़ें कैसे, और क्या इंग्लिश पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, या इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो क्या मैं इंग्लिश को थोड़ा बहुत स्किप कर सकता हूँ? आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे अगर आप नेक्स्ट ईयर 2026 में बैंक एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो, और अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश की क्या वैल्यू है और आपको उसको कितना समय देना है, तो ये वीडियो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाली हूँ कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके सभी एग्जाम्स में, और प्लस आज के टाइम पर जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है तो आपको बदलते हुए ट्रेंड के साथ अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से मॉडिफाई करना होगा, किस तरह से आपको इसको चेंज करना होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, तो आप एक बार उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें इंग्लिश पढ़नी क्यों है। तो आप में से शायद किसी को पता हो, शायद ना भी पता हो। मैं आपको बता दूं कि हमारे लगभग सभी बैंक एग्जाम्स में इंग्लिश सब में ही आती है। आरआरबीज के केवल प्री में नहीं आती, लेकिन मेंस में वहां पर भी आपके पास होती है ऑप्शन में, आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, या एसबीआई पीओ है, या आरबीआई असिस्टेंट जैसा, या आरबीआई ग्रेड बी जैसा कोई भी एग्जाम है, इन सब में इंग्लिश मैंडेटरी होती है। और सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, यानी कि आपको इंग्लिश को पास करने के लिए एक कट ऑफ भी पास करना होता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि केवल कट ऑफ पास करने से आप इंग्लिश में अच्छा नहीं कर सकते। आओ सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैम इंग्लिश कितना आता है हमारे पेपर में। आप लोगों को प्री में लगभग आप मान के चलो कि 30 क्वेश्चंस, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चंस प्री में दिए जाते हैं इंग्लिश में। और अगर मैं मेंस की बात करूं, अगर मैं मार्क्स की बात करूं, तो लगभग आप 40 मार्क्स यहां पर आप मानकर चल लीजिए। ये 2 साल पहले तक तो सबके लिए सेम था, लेकिन एसबीआई पीओ ने पैटर्न अभी चेंज कर दिया है। यहाँ एसबीआई पीओ के आते होते हैं 40 क्वेश्चंस, और यहाँ पर आते होते हैं, यानी कि मेंस में आते हैं इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, अच्छा, मतलब 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। क्वेश्चंस तो 40 होते हैं, लेकिन 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि इंग्लिश में अगर आप थोड़ा बहुत भी स्कोर कर लोगे, 5, 10, 15 नंबर आ जाएंगे, तो क्या बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्योंकि ज़्यादातर हमारे बैंक एग्जाम्स में क्या होता है कि हमारे जो मेंस की मेरिट लिस्ट होती है, और खासकर अगर आपका पीओ लेवल का एग्जाम है, तो जो इंटरव्यू है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और अगर आप पीओ को ही टारगेट कर रहे हैं, जो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप पीओ को ही टारगेट कर रहे होंगे, तो आपको आईबीपीएस पीओ के पेपर में 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव देना होगा, जो कि इंग्लिश में होगा। और सेम आपका एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको 25 नहीं, यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, और इनके भी मार्क्स आपके टोटल मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड करे जाते हैं। तो इंग्लिश की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि प्री में भी कितना है और मेंस में भी कितना है। अगर आप ये सोच भी लो कि चलो इंग्लिश में, क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में जैसे मैंने बोला कि प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते, और इंग्लिश का कट ऑफ मान लो 10 या 12 या 15 चला गया, और आपके मार्क्स इसमें 15 आ गए, तो चलो बात बन जाएगी क्या? हाँ, प्री में तो बन जाएगी, बट याद रखो आप अभी अपनी तैयारी के बहुत इनिशियल फेज में हो। याद रखो कि सबसे बड़ी फाइट जो है वो आपकी मेंस एग्जाम की ही होती है। ऐसे कई हजार बच्चे होते हैं जो हर साल प्री तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस में बाजी नहीं मार पाते, क्योंकि उनकी तैयारी में, उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ कमी रहती है। और वो मेन कमी यही होती है कि इजी वाला सेक्शन, प्री लेवल के क्वेश्चंस वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन मेंस लेवल कहीं ना कहीं उनसे स्किप हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको मेंस लेवल की तैयारी शुरू से ही करके चलनी पड़ेगी। और अगर आप मेंस लेवल की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका यहां पर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर आना चाहिए। क्या मैम
ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में, खासकर आपके पीओ लेवल पर हो या फिर क्लर्क लेवल पर हो, उसके प्री में क्या हम टोटल मतलब 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर साल ऐसा करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो समय है दिसंबर का, ठीक है, ये आपका बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन शुरू करने का, क्योंकि आपका पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको जून के टाइम पर देखने को मिलेगा और अगस्त में आपका पहला एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आपके पास काफ़ी सारा समय होता है और इतना समय चाहिए आपको बैंक एग्जाम्स की तैयारी के लिए। लगभग आप मान के चलो कि 6 से 8 महीनों का समय आपको बेयर मिनिमम चाहिए ही होता है, ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं तो 40 तो ये हो गए, इधर 25 ये हो गए और इधर 50 ये हो गए, तो मार्क्स की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देती हूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं रीजनिंग और क्वांट्स के बारे में, तो दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप लोग बहुत एफर्ट करते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चंस अरिथमेटिक के कहूँ या पजल्स कहूँ वो बहुत लेंदी होते हैं, तो जब आप उनको अटेम्प्ट करते हैं विद इन द टाइम ड्यूरेशन, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपसे ना कुछ गड़बड़ हो जाती है या आपको वो एक बार फिर से दोबारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है या बन जाता है क्वेश्चन, तो आपका टाइम अप हो जाता है कि आप क्वेश्चन के आंसर्स मार्क नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों के पजल के आंसर्स जो हैं वो छूट जाते हैं और एक पजल से लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आफ्टर ऑल मैं आप लोगों को ये समझाना यहाँ पर चाहती हूँ कि रीजनिंग और क्वांट्स का प्रीवियस ईयर का अगर हम एनालिसिस देखें तो एग्जामिनर हमारा इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत छेड़ाछाड़ी करता है। तो अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश एक सेवियर का काम करेगा, ठीक है। आपके मार्क्स अगर इन दोनों में से कहीं पर गड़बड़ होते भी हैं तो इंग्लिश जो है वो उस पर एक मरहम का काम करेगा, यानी कि इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो ओवरऑल आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ों में से, दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा पक्का होता है जिसमें क्वेश्चंस ट्रिकी पूछे जाते हैं, जानबूझकर लेंदी कर दिए जाते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज करा जा सके, ठीक है। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये तो रही आपको इंग्लिश की वेटेज एग्जाम में क्या है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, तो आप सभी इस बात को तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अभी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज़ को। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, और अगर आप अच्छी रीडिंग करते हैं तो आपकी रीजनिंग में, पजल्स में भी हेल्प होती है चीज़ों को अच्छे से समझने में और विद इन टाइम आंसर करने में, और आपकी क्वांट्स में भी हेल्प होती है। तो इंग्लिश में अगर आप रीडिंग करते हैं तो ये आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका बढ़ा देता है। पर रीडिंग करना क्या है और कैसे करना है वो समझते हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगी आज, और आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि ये टॉपिक आता है। मैं आपको, ये तो आपको पता है कि 3 पार्ट्स में या 3 सेक्शंस में इंग्लिश डिवाइडेड होता है, एक ग्रामर होता है, एक वोकैबुलरी होता है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। लेकिन आज के बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से कैसे इन तीनों अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, मैं आपको वो बताने के लिए आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको याद रखना होगा कि रीडिंग आपका ब्रह्मास्त्र है। When it comes to your बैंक एग्जाम्स, रीडिंग जो है वो आपका ब्रह्मास्त्र है, यानी कि आपको रीडिंग रोज करना है, ये आपका डेली का काम है, ठीक है। कितना करना है? 10 से 15 मिनट भी करोगे तो चलेगा, पर करना जरूर है। जैसे खाना खाते हो, पानी पीते हो, रोज नहाते धोते हो, बिल्कुल वैसे ही रीडिंग भी डेली का काम है, आपको रोज करना पड़ेगा। एंड इट इज अ मस्ट थिंग, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस अगर आपको जेन्युइनली बैंक एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो। ऐसा मैं इसलिए आपको बोल रही हूं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके प्री एग्जाम्स में लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, और मेंस में यही क्वेश्चन आपके 15 से 17 हो जाते हैं, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही होता है जैसे आपने अपनी 11th-12th में भी किया है। एक पैसेज होता है, उस पे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आर्टिकल में फैक्ट दिए गए होते हैं उसके बेसिस पर होते हैं,
कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होते हैं, कुछ आर्टिकल की टोन के बेसिस पर होते हैं, कुछ वोकैब के बेसिस पर होते हैं, कुछ आजकल जो नया ट्रेंड आ गया है उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी दे दिया जाता है विद इन द आर्टिकल ओनली, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस को शफल करके दे देंगे और आपसे कहेंगे इसको सही करो, सिर्फ आपका समय बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ट्रू फॉल्स के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली जो आर्टिकल यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पेपर में आते हैं वो या तो इकोनॉमी के किसी आर्टिकल से जुड़े होते हैं, या तो कोई सोशल इशू होता है, या तो बैंकिंग से जुड़े होते हैं, या तो एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या फिर साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स होते हैं, हमारे प्री में भी कह लो चाहे आप मेंस में कह लो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर आपको ज़रूर काम करना है, ठीक है। और आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और डेली प्रैक्टिस आप अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़ सुबह 8 बजे आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को द हिंदू से एडिटोरियल पढ़ा रही होती हूँ। और हम ये जो नए नए टाइप्स आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें हर तरह का क्वेश्चन हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अपना स्केड्यूल मुझे नहीं पता बना पाओगे या उसको कितना अच्छे से फॉलो कर पाओगे, बट हमारा क्लास रोज होता है तो उसमें आप ये क्वेश्चंस को मेरे साथ बैठकर जरूर प्रैक्टिस करना, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं तो, ठीक है। और करना चाहते ही हैं तभी तो आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ सुन रहे हैं मुझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल है रीडिंग। इस स्लाइड से हमको ये समझना है कि रीडिंग हमें रोज करनी है, 10 से 15 मिनट करनी है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैम के साथ बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सारे टाइप्स मैम यहाँ पर आपको करवाएंगी, और क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। आपकी रीडिंग से ही जुड़ा हुआ एक और टाइप होता है हमारा क्लोज टेस्ट का, जिसमें क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं वैसे तो, लेकिन एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें जगह जगह पर ब्लैंक्स दिए जाते हैं। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना होता है, और आपको ऐसा करने के लिए 3-5 ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। लेकिन ये जो क्लोज टेस्ट है ये बड़े अलग अलग टाइप से आजकल पूछे जाने लग गए हैं। कई बार आपसे वो पूरे पैराग्राफ में वर्ड्स को हाईलाइट करके देता है और आपसे कहता है वर्ड को रिप्लेस कर दो अगर आपको लग रहा है। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स देता है, कई बार दोनों को मिक्स करके भी देता है। तो इस हर तरह के टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्योंकि आपके प्री वाले तो हो सकता है कि आपको इजी दिख जाए क्लोज टेस्ट, बट जो मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट होंगे ना वो आपके लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस खूब सारी करनी पड़ेगी, तब आपकी इस पर कमांड बनेगी। और इस तरह के टॉपिक को करने के लिए जो 2 सबसे क्रूशल आपके लिए मैं कहूँगी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर, वो है, पहला तो यही है आपका रीडिंग बेटा जी, और दूसरा है कि आपको जो शब्द दिए गए हैं ना ऑप्शंस में, इनके मतलब भी तो पता होने चाहिए ना। तो रीडिंग और वोकैबुलरी ये 2 सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले यहाँ पर करते होते हैं। अब चलते हैं और बात करते हैं आपके एरर डिटेक्शन यानी कि एरर स्पॉटिंग पर। एरर हमारे पेपर में बहुत आते हैं, काफ़ी सारे एरर हमारे पेपर में पूछे जाते होते हैं, ठीक है। 6 से 7 भी पहले आते थे, लेकिन आजकल ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है, जिनके लिए हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर सेकंड नंबर पर ये आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इन सभी के बेसिस पर आप लोगों से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते होते थे पहले तो, कि एक सेंटेंस दिया है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आपसे पूछा गया है कि कौन से पार्ट में एरर है। पर आजकल चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट बना दी गई हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना, लेकिन सिलेबस में हमें कुछ तो मॉडिफिकेशन, कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे ना, ताकि चीज़ें बेटर हो सके। समझ रहे हो आप? तो क्या होता है ना कि आजकल आपको 3 या 4 या 5 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है या इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये मुश्किल होते हैं मैम? नहीं, ये मुश्किल तो नहीं होते, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर चेक करते हैं। ये मुश्किल तो नहीं होते, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ज़्यादा समय लग गया इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी अल्टीमेटली आपकी रीडिंग के बेसिस पर ही बेटर तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं।
आपने सारे रूल्स को पढ़ना है, सब याद करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। याद रखना, कभी भी ग्रामर के रूल्स की रट्टाफिकेशन करने मत बैठ जाना। अगर आपको कोई भी ग्रामर का रूल याद करना है तो आपको सीधा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में लग जाओ बस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होंगी चीजें, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां तक, इस वाले टाइप तक तो आप सिंपल एरर्स की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब रूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। पर जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, इनके लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी रीडिंग पर काम करो, ठीक है, राइट। रीडिंग पर आपको काम यहां भी करना पड़ेगा। और इसमें पता है एक ट्रिक और भी पता है क्या होती है। मानो आपने पेपर शुरू कर दिया, आपका पहला क्वेश्चन एरर का आ गया, उस पहले क्वेश्चन में वो पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, फिर 2-4 क्वेश्चन कोई अलग अलग टाइप के दे देगा, फिर 5th या 6th क्वेश्चन में आपसे सेम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है। तो एक बार सही पूछ रहा है, एक बार गलत पूछ रहा है, और वो भी एक सीक्वेंस में नहीं दे रखे इसने क्वेश्चंस, इधर उधर दे रखे हैं, आगे पीछे दे रखे हैं। तो इसका मतलब हमें बहुत अटेंटिवली चीज़ों को पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, और सॉल्व भी करना पड़ेगा। और रीडिंग यहाँ भी रोल प्ले करती है, यहाँ पर आपको ग्रामर के साथ साथ अपनी रीडिंग को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामर के रूल्स के बेसिस पर ही होते हैं, ठीक है, राइट, लेकिन वो हमसे एरर के फॉर्म में नहीं पूछे जाते, वो हमसे फ्रेज रिप्लेसमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं, या और अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट के हेल्प से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भी रूल्स को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर ग्रामर के बेसिस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है, और ग्रामर के साथ साथ क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन ट्रिकी करके दे दिए जाते हैं तो आपको इधर भी अपनी रीडिंग पर काम करना ज़रूरी है। बेसिक इसका ग्रामर ही होता है, बेसिस आधार इसका ग्रामर ही होता है, लेकिन रीडिंग भी आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करती होती है। अगले टाइप पर चले तो ये और भी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, और ये भी केवल रीडिंग के बेसिस पर ही होता है। और याद रखना, ये पेपर में 1-2 नंबर का नहीं आता, ये पूरे 5 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और ये आपका प्री में भी आता है और ये आपका मेंस में भी आता है। इसमें होता क्या है कि आपको 5, 6 या 7 या उससे भी ज़्यादा, कई बार तो जनरली आपको 5 या 6 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और ये सेंटेंसेस एक पैराग्राफ होते हैं जिसमें सेंटेंसेस को शफल करके दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि इसको सही सीक्वेंस में अरेंज कर दो ताकि आपका पैराग्राफ मीनिंगफुल लगे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा ना हो कि सेंटेंस ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते होते हैं और ये 5 आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है। इसी का एक पार्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी होता है, ये भी आपका प्री और मेंस दोनों में आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में एक सेंटेंस को ही 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये शफल्ड है, इनको एक सही सीक्वेंस में लिखकर एक सही सेंटेंस बना दो। तो कहीं पर आपको सेंटेंस सही करना है, कहीं पर आपको पैराग्राफ सही करना है, और ये आप केवल अपनी रीडिंग के बेसिस पर ही कर पाते हैं। हाँ, जब आप मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको ग्रामर के बेसिस पर कुछ ट्रिक्स ज़रूर सिखा देती हूँ जो आपके यहाँ पर लगभग मान के चलो कि 50% क्वेश्चंस में या 70% क्वेश्चंस में आपके काम आ जाती हैं, ठीक है। बट कुछ SBI PO के मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे पहुँचते हैं। अब ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें प्री और मेंस में 3 से 5 क्वेश्चंस आप ये मान के चलो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये प्री में भी आता है और ये मेंस में भी आता है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वोकैब। और वोकैब एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप महीने में, हफ्ते में 1-2 बार पढ़ लो या क्वेश्चन में आ गया तो पढ़ लिया। ये डेली का काम है और ये आपको रोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेली का काम है आपको रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स, एक सेंटेंस दे रखा है उसमें एक ब्लैंक है वो आपको फिल करना है। तो उसमें सिंगल फिलर भी हो सकते हैं, 2 फिलर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कुछ फिलर ग्रामर के बेसिस पर होते हैं, मैक्सिमम सब आपके वोकैब के बेसिस पर होते हैं। कुछ जो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, और ये आपका केवल रीडिंग की हेल्प से ही आप कर पाते हो। तो यहाँ पर भी आपके लिए वोकैबलरी और रीडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी के साथ अगर मैं वोकैबलरी की बात करूँ तो वोकैबलरी का साफ मतलब क्या है कि भैया आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डेली का काम है, रोज आपको शब्द पढ़ने पड़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे। जब आप शब्दों को याद करोगे तभी ये सब हो पाएगा आपका,
ठीक है, वरना फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको रोज ही वोकैबुलरी पर काम करना पड़ेगा। आप ये मानकर चल लो कि आपका डेली आपको क्या काम करना है, एक तो आपको रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करनी है और दूसरा आपको वोकैब करना है, वो भी रोज, ठीक है। और इसके लिए आप सभी बच्चे मेरे साथ जब 8 बजे जुड़ते होते हैं द हिंदू वाली क्लास में, तो उसमें हम दोनों ही चीज़ें बखूबी कर रहे होते हैं और पूरा डिटेल्ड तरीके से कर रहे होते हैं। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद ये मानती हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। पर अगर आपका स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से पढूं और कैसे पढूं, तो आप सभी को मैं इनवाइट कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एप्ट टाइम है। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आप अभी से डिले कर दिया आपने, तो शायद आपका अगले साल 2026 में नौकरी लेने का जो सपना है वो अधूरा रह जाए, ठीक है। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अपनी तैयारी को दुरुस्त रखना होगा, नंबर 1 बनना होगा हमें, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रीडिंग और वोकैबुलरी को आपको रोज करना है, रेगुलर बेसिस पर करना है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप सुबह 8 बजे मेरे साथ आकर बैठो, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो भी अपन पढ़ेंगे, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी ये सेशन सालों से चल रहा है, तो आपको सेम टू सेम वैसी चीजें आपके पेपर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कंसिस्टेंसी के साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर आधे अधूरे मन से काम करने से सिलेक्शन नहीं होता है। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसमें 1-2 हज़ार 5 हज़ार लाख नहीं, कई लाख बच्चा बैठता है, 7, 8, 10, 15, 20, ठीक है। इतना सारा बच्चा यहाँ पर बैठता होता है। तो आपको उस बच्चे से कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वोकैब के बेसिस पर केवल हमारे सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं, बल्कि वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजल वर्ब के यूजेज के क्वेश्चंस आते हैं, और वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन रहे होते हैं, ठीक है। और इन सब को टोटल मिलाकर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रामर में खासकर आपको इन सारे टॉपिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज्यादा आते होते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका ग्रामर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक रिसोर्स है, मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड इंटरचेंज, सेंटेंस कनेक्टर, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस, या फिर एक सेंटेंस में मल्टीपल एरर्स, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आजकल ये ट्रेंडिंग है, देख रहे हो। ये मैंने आपको ट्रेंड के हिसाब से बताया है। हर तरह का क्वेश्चन आपको मैं अपने साथ बैठाकर प्रैक्टिस करवाऊंगी, बस बशर्ते आप क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ये सारा सब नए पैटर्न के हिसाब से है, ये सारा एनालिसिस वो है जो मैंने खुद किया है बैठकर, ठीक है। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि ये आजकल का ट्रेंडिंग पैटर्न है, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आजकल ज़्यादा पेपर में पूछी जाती होती हैं, ठीक है, राइट। तो आप ये समझकर चलेंगे कि आपका प्री और मेंस मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिकोड कर दिया है। आपको ये समझना होगा कि प्री हमारा एक पड़ाव है केवल, लेकिन असली फाइट जो है वो हमारी ये है, ठीक है। और इसके लिए हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। इस पूरे पीपीटी की सारी स्लाइड्स में आप लिखा हुआ देखोगे, मैंने हर स्लाइड पर रीडिंग लिखा है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। तो रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपको मानना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए अभी से समझना, क्योंकि रीडिंग और वोकैबुलरी दोनों ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, और दोनों ही ऐसे हैं जिनको आप एकदम से नहीं कर सकते, धीरे धीरे बिल्ड करने में टाइम लगता है आपको रीडिंग को, ठीक है। रीडिंग इज़ नॉट समथिंग जो आप 2-4 हफ्तों में भी कर लो, ठीक है। इसके लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, महीना देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर बात बन पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको करना होगा। इसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं बैंक महापैक में। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिल जाती हैं जो भी आपको चाहिए। और इसी के साथ इस साल का एक बहुत ही शानदार बैच आप लोगों के लिए मैंने, सचिन सर ने, सुमित सर ने और सुष्मिता मैम ने प्लान कर लिया है। आप सभी स्टूडेंट्स की सारी स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए,
आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत ही शानदार बैच प्लान किया है, जिसमें ज़ीरो से हम लोग सारी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। चाहे वो आपका ग्रामर हो, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे आपका रीडिंग हो, बहुत ही बेसिक लेवल पर हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। और ये बहुत ही क्रूशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो साल 2026 को टारगेट कर रहे हैं, आप इस बैच में ज़रूर जुड़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर इंग्लिश से जुड़ा हुआ कोई और डाउट आपके मन में रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।